सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस का ही पार्ट है। हमने देखा हम कॉम्पिटेंस एनालिसिस कर सकते हैं, हम कॉम्पिटेंस वर्सेस कैपेबिलिटी को स्टडी कर सकते हैं, हम रिसोर्स बेस्ड व्यू को कर सकते हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस को कर सकते हैं। देखो इस वाले वीडियो में मैं रिसोर्स बेस्ड व्यू ऑफ कॉम्पिटेंस और वैल्यू चेन एनालिसिस को पढ़ाऊंगा, क्या है इनमें डिफरेंस, ठीक है। और कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी इसी में कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वीडियोस तो बहुत सारे देख रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, लेकिन लाइक कुछ लोगों ने किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे वीडियोस को थम्स अप दे दो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और बढ़िया वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। सो लेट्स स्टडी। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्स बेस्ड व्यू ऑफ कॉम्पिटेंस। देखो हम एनालिसिस कर रहे हैं इंटरनली, कंपनी के अंदर की एनालिसिस। उसमें रिसोर्स बेस्ड व्यू ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। पहला है फिजिकल रिसोर्स बेस्ड व्यू, देन ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड व्यू, देन फाइनेंशियल, देन इंटेंजिबल। बात करेंगे एक एक करके। पहले फिजिकल की बात करेंगे, लेकिन रिसोर्स क्या होता है, कंपनी के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। इंसान है, ह्यूमंस हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ फाइनेंसेस हैं और कुछ इंटेंजिबल हैं। बात करूंगा इंटेंजिबल पे आऊंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन लेट्स फर्स्ट डिस्कस फिजिकल क्या है। फिजिकल में आएगा आपकी जितनी भी बिल्डिंग्स है, रिसोर्स बेस्ड व्यू। मेरी कंपनी के अंदर बिल्डिंग कैसी है, मटेरियल कैसा है, मेरी कंपनी के अंदर फिजिकल जो भी चीजें हैं, फर्नीचर है, ये है, वो कैसी हैं, ठीक है। टूल्स हैं, मशीनरी है, वो कैसी हैं, तो वो सारा आएगा फिजिकल के अंदर। ह्यूमन के अंदर क्या आएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज, किस तरह के लोग मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ह्यूमन रिसोर्सेज। फाइनेंशियल मीन्स क्या डेबिट्स हैं, क्या क्रेडिट्स हैं, क्या लोन है, क्या कॉस्ट के, कितना मेरे पास मनी है बिजनेस के अंदर, तो वो सारा मेरा इंटरनल कंपनी के अंदर कितने फाइनेंसेस है, कितने लोन है, कितने डेबिट्स हैं, कितने क्रेडिट्स हैं, वो सारा इसी का पार्ट आएगा। इंटेंजिबल होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो इंटेंजिबल में रिसोर्सेज आपके आते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ कंपनी के पेटेंट। कंपनी का पेटेंट क्या होता है, पेटेंट होता है कोई ऐसा कुछ आपने कोई खोज की, कोई नया इनोवेशन की, जिसको आपने पब्लिश कर दिया, और वो क्या है, एक पेटेंट है, एक पेपर है जो पब्लिश हो चुका है। टच तो नहीं कर सकते ना उसको, उस इनोवेशन को। सो दैट कम्स अंदर इंटेंजिबल पार्ट। तो ये रिसोर्सेज हैं हमारे, हमने रिसोर्स बेस्ड व्यू के अंदर ये पॉइंट्स लिखने हैं। फिजिकल में जो फिजिकली चीजें कंपनी के अंदर हैं, ह्यूमन में जैसे हमारे जितने भी हमारे काम करने वाले बंदे हैं, लेबर क्लास से लेके जितने भी मैनेजरियल पोस्ट पे हैं, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में हैं, वो सब। फाइनेंशियल मतलब जितने भी कॉस्ट रिलेटेड थिंग्स हैं, ठीक है, आपके कंपनी के डेबिट्स, क्रेडिट्स, लोन्स एक्सेट्रा। इंटेंजिबल में आएगा जिसको टच नहीं कर सकते। देन आते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम आएंगे कि क्या होता है वैल्यू चेन एनालिसिस। पहले देख लें, ब्रॉड कैटेगरी 2 है, एक है प्राइमरी वैल्यू चेन एनालिसिस, एक है हमारे पास स्पोर्टिंग एक्टिविटीज कौन सी हैं, ठीक है। तो पहले प्राइमरी वैल्यू चेन एनालिसिस की बात करेंगे। वैल्यू चेन एनालिसिस है क्या, वैल्यू चेन एनालिसिस है कि जो हमारा प्रोडक्ट एक रॉ मटेरियल से आता है, ठीक है, इकट्ठा करते हैं रॉ मटेरियल, इकट्ठा करने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाता है कस्टमर को। तो उसमें जो वैल्यू है, वैल्यू का मतलब क्या है कि जो हर एक एक्टिविटी आप कर रहे हो, आप प्रोडक्ट कहीं से खरीद रहे हो, छोटे छोटे पार्ट्स खरीद रहे हो, जिसको मैं बोल रहा हूँ रॉ मटेरियल, तो उन प्रोडक्ट्स को हर एक स्टेज के अंदर वैल्यू देना, मतलब हर स्टेज इंपॉर्टेंट है, हर स्टेज की इक्वल वैल्यू इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड, उसकी फिर चेन बन जाएगी ना सारे प्रोसेसेस की, सारे स्टेप्स की, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू देनी है, सबको इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। तो प्राइमरी की बात करें तो 1 2 3 4 5 सर्विसेज हैं यहाँ पे।
प्राइमरी वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या आएगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केट एंड सेल्स और सर्विस। बात करते हैं जल्दी से। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं, जितने भी आप रॉ मटेरियल्स परचेज कर रहे हो, जहां से भी आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, ठीक है, उसको एनालाइज करना, उसको देखना। इनबाउंड मतलब जितना आप कहीं से ले रहे हो, स्टोर कर रहे हो, स्टोर करने के बाद उसको कहीं पे, है ना, आप उसके ऊपर नजर रखते हो, तो दैट इज कॉल्ड इनबाउंड, जो आ रहा है कंपनी के अंदर, जो रॉ मटेरियल आपके पास आ रहा है, ठीक है। देन ऑपरेशन, ऑपरेशन होता है जो आपके रॉ मटेरियल आया है उससे जब आप प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसको जोड़ना, इंटीग्रेट करना प्रोडक्ट्स को, ताकि एक प्रोडक्ट बनाया जा सके। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसको अब कैसे बाहर भेजना है, तो किसको किसको वो प्रोडक्ट देना है, दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। कैसे भेजना है, किस वे से भेजना है उस प्रोडक्ट को। देन मार्केटिंग एंड सेल, मार्केटिंग सेल्स में आता है आपका प्रमोशन करना, एडवर्टीजमेंट करना, ये सब कुछ, ठीक है। तो कैसे आपने अपने सेल प्रोडक्ट को सेल करना है जो आपने तैयार किया है। सर्विसेज में आएगा आफ्टर मार्केटिंग, है ना, सर्विस आप कैसी दे रहे हो, आपने बेच दिया प्रोडक्ट, सेल कर दिया, अब सर्विस कैसी दे रहे हो कस्टमर को, ठीक है। उसी प्रोडक्ट के ऊपर आप कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हो, इसमें इंस्टॉलेशन आ जाता है, कैसे इंस्टॉल कर रहे हो, इसमें रिपेयर आ जाता है, मेंटेनेंस आ जाता है। तो सारी तरह की सर्विसेज, आपने फ्रिज ले ली, आपने फ्रिज बेच दी, आपकी एलजी कंपनी है, एलजी कंपनी ने फ्रिज बेच दी, अब आफ्टर सर्विसेज में उसकी इंस्टॉलेशन आफ्टर सर्विस नहीं आएगा, बिफोर सर्विस ही आता है जब आप इंस्टॉल करने जाते हो। देन मेंटेनेंस और रिपेयर, ठीक है, वो भी एक सर्विस है। तो ये सर्विसेज को एनालाइज करना, देखना, समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका सेकंड पार्ट, वैल्यू चेन एनालिसिस का। सपोर्टिंग एक्टिविटीज कौन सी है, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का सीधा सीधा मतलब क्या है, रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करना, सेव करना, रॉ मटेरियल्स को लेना, ठीक है। तो उसको प्रोक्योर करना बहुत जरूरी है, रॉ मटेरियल्स को लेना बहुत जरूरी है, स्टोर करना बहुत जरूरी है। देन टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, जो भी आप काम कर रहे हो उसकी, जो भी आपकी कंपनी है उसमें अगर टूल्स मशीन्स पुरानी है, एग्जांपल ले लेते हैं, रिसेंटली एक कोई, आप ये एग्जांपल दे भी सकते हो कि रिसेंटली एक मेडिकल जो सीटी स्कैन वाले होते हैं, उन्होंने किसी पेशेंट का डायग्नोज किया, सो गॉल ब्लैडर स्टोन था उसको, तो उसने डायग्नोज किया, उसमें स्टोन नहीं आया, लेकिन एक लेटेस्ट नई लैब खुली थी जहां पे उसका स्टोन जो है वो डिटेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो पहले जहां पे उसने करवाया, जब ये एनालाइज किया गया, तो जहां पे उसने पहले करवाया था वहां पे मशीन सारी पुरानी थी, जिसके कारण उसने गॉल ब्लैडर स्टोन को डिटेक्ट ही नहीं किया। तो टेक्नोलॉजी को टाइम के साथ डेवलप करना बहुत जरूरी है। पुरानी मशीनरी, रिप्लेस इट विद द न्यू वन। अच्छा, एक इसमें मुझे पॉइंट याद आ गया, देखो, जब हम मशीनरी की बात करते हैं ना, तो इट इज बेटर कि आप इंस्टेड के आप किसी भी चीज को, लाइक हम क्या करते हैं नॉर्मली, हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हम पार्ट्स को रिप्लेस कर देते हैं। उससे भी बेटर क्या अप्रोच होती है कि आप प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दो, आप टूल को रिप्लेस कर दो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो काम है वो लॉस नहीं होगा। अगर आपकी कंपनी है, तो मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, अगर आपके लिए डेटा इंपॉर्टेंट है तो बेटर अप्रोच रहती है नए के साथ उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। देन आता है हमारे पास HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसको देखना, वो भी एक्सपोर्टिंग एक्टिविटी है वैल्यू चेन एनालिसिस की, कि हमें अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दो, ठीक है। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, उनको अच्छी पे देना जरूरी है, उनसे वैल्यू वाला काम लेना जरूरी है, उसके लिए हायरिंग प्रॉपर करनी जरूरी है। तो एक बंदा जिसको अच्छी नॉलेज, अच्छा काम आता है, उसी को हायर करना चाहिए, ठीक है। देन आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मुझे इसके साथ साथ वैल्यू चेन एनालिसिस में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर से बेटर प्रोवाइड करना चाहिए, देना चाहिए, ताकि एक ओवरऑल क्वालिटी निकल के आए। इसीलिए तो हमने नाम दिया वैल्यू, ठीक है। तो क्वालिटी निकल के आए। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस का, कॉस्ट को एनालाइज करना। कॉस्ट को दो तरीके से एनालाइज किया जाता है, एक है कॉस्ट एफिशिएंसी, एक है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। दोनों में डिफरेंस है, हालांकि दोनों सेम लग रहे हैं। एफिशिएंसी लेके आना मतलब रिड्यूस करनी कॉस्ट,
इफेक्टिवनेस, ये भी कैसे लग रहा है, रिड्यूस करनी कॉस्ट, है ना। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट एफिशिएंसी को हम 4 पार्ट्स में यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले आता है इकोनॉमी ऑफ स्केल, एफिशिएंसी, इकोनॉमी ऑफ स्केल, सप्लाई कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट की ही बात हो रही है। इकोनॉमी ऑफ स्केल, सप्लाई कॉस्ट, प्रोडक्ट और प्रोसेस डिजाइन कैसा होना चाहिए, एक्सपीरियंस का इफेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। व्हाट इज इकोनॉमी ऑफ स्केल, जैसे जैसे मेरी सेल, जैसे जैसे मेरी सेल बढ़ेगी, मेरी कॉस्ट हमेशा डिक्रीज करनी चाहिए, ठीक है। जब भी कंपनी एंटर करती है, मेरे पॉइंट को ध्यान से समझना, जब भी कंपनी एंटर करती है, इनिशियल स्टेज पे इंट्रोड्यूस होती है मार्केट के अंदर, उस टाइम पे इनिशियल कॉस्ट जो है उसकी हमेशा ज्यादा ही होगी, क्योंकि उसने प्रोडक्ट बहुत कम बेचना होता है। तो कम प्रोडक्ट बेचने के लिए मैन पावर भी ज्यादा लग रही है, कॉस्ट भी ज्यादा लग रही है, बल्क में प्रोड्यूस नहीं कर रहा वो, तो कॉस्ट ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे सेल इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट हमेशा डिक्रीज होनी चाहिए। और यही एग्जांपल हमें दी थी किसने, यहाँ पे वॉलमार्ट ने। उसने क्या किया, हर दिन कॉस्ट को डिक्रीज किया, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हुआ, ठीक है। सो सेकंड आता है सप्लाई कॉस्ट, जो आप सप्लाई कर रहे हो, जो मटेरियल दे रहे हो, है ना, जो अगर आपकी कंपनी है रॉ मटेरियल सप्लाई करने की, लेट्स कंसिडर हियर, तो सप्लाई कॉस्ट को मैनेज करना, सप्लाई कॉस्ट को उतना देना कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, आपका यूजर सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ इसकी सप्लाई करने की कॉस्ट कम है, मतलब जिस वे से आप प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। देन आता है प्रोडक्ट प्रोसेस डिजाइन। प्रोडक्ट और प्रोसेस डिजाइन में क्या आएगा, देखो इसमें ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट आती है, जिसको हम R&D वर्ड यूज कर रहे हैं बुक के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एक्चुअली जो R&D प्रोसेस है ना, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए कंपनी में। तो रिसर्च करते रहो, बेटर प्रोडक्ट लाते रहो और कॉस्ट को रिड्यूस करते रहो। ये कौन कर सकता है, साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं उस चीज के ऊपर। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस से R&D होना चाहिए, ताकि कॉस्ट एफिशिएंसी लेके आ सके लोगों के लिए, ठीक है। देन एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस इफेक्ट। देखो एक्सपीरियंस तो हर किसी काम में मैटर करता है। तो जैसे जैसे कंपनी पुरानी होती जाती है या एम्प्लॉइज ट्रेंड होते जाते हैं उस पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर काम करने के लिए, वैसे वैसे एफिशिएंसी जो है कॉस्ट की, वो भी बढ़िया होनी चाहिए, वो भी इंक्रीज करनी चाहिए, ठीक है। अब बात है कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे। व्हाट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट के फीचर आ जाएंगे, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, कस्टमर की वैल्यूज आ जाएंगी, सर्विसेज और प्राइस आ जाएगा। पहले बात करते हैं प्रोडक्ट फीचर की। प्रोडक्ट फीचर में थ्रेशहोल्ड कंसीडर किया जाता है। थ्रेशहोल्ड क्या है कि जो प्रोडक्ट है उसका जो थ्रेशहोल्ड है, थ्रेशहोल्ड मतलब उसकी जो क्वालिटी है ना, प्रोडक्ट के फीचर जो उसकी क्वालिटी है, वो इस पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड मतलब एक जो कस्टमर डिमांड कर रहा है कि ये चीज तो इसमें होनी चाहिए इस प्रोडक्ट में, है ना, तो वो चीज को एनालाइज करना और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करना, दैट इज इफेक्टिव कॉस्ट में प्रोडक्ट को डेवलप करना जो कस्टमर डिमांड कर रहा है। तो जो उसकी डिमांड है वो थ्रेशहोल्ड है, तो उससे नीचे नहीं जाना चाहिए आपको, ठीक है। देन कस्टमर वैल्यू, कस्टमर की वैल्यूज, कस्टमर क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे, ठीक है। तो कस्टमर की वैल्यूज को हमेशा ध्यान में रखना है। कस्टमर इज अ गॉड, ठीक है, आप सबने सुना होगा कस्टमर एक तरह से हमारे लिए गॉड की तरह होता है, तो हमें उनको पूरा सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। देन सर्विसेज में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। आफ्टर सर्विसेज हमें सर्विसेज पे ध्यान देना चाहिए, मेंटेनेंस, ये वो सारी कॉस्ट को जो है क्वालिटी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और सर्विसेज जो है वो बहुत अच्छी देनी चाहिए कस्टमर को, चाहे वो सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ही लगा लो, है ना, कोई भी सर्विस है, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर, एवरीथिंग। प्राइस तो डेफिनेटली यहाँ पे मैटर करेगी, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं। तो प्राइस जो है वो रखना चाहिए, ये नहीं है अगर क्वालिटी के, अब कुछ कस्टमर होते हैं जो कहते हैं कि हमें क्वालिटी चाहिए, कुछ कस्टमर ऐसे भी होंगे जो हमें ये बोलेंगे कि हमें प्राइस से मतलब नहीं है,
हमें क्वालिटी चाहिए, और कुछ होंगे जो बोलेंगे प्राइस जो है वो मैटर करता है। ठीक है, तो प्राइस वो सेट करना है जो किस किस चीज के बेसिस पे सेट करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर क्वालिटी बहुत बढ़िया है तो प्राइस ऑब्वियसली ज्यादा होगा, बट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट उसको देनी है, कॉम्पिटिटिव उसको प्राइस उसका सेट करना है। ये नहीं है कि अब फोन चाइना का है आपका और आप प्राइस सेट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू एप्पल, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी प्राइस को सेट करो, जिससे कस्टमर भी खुश और आपकी भी सेल अच्छी। आपकी सेल अच्छी होगी तो ऑब्वियसली कॉस्ट सेविंग ज्यादा होगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दीज इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस। तो ये सेकंड हमने पार्ट किया, अब थर्ड पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं मेरे अकॉर्डिंग, मुझे नहीं पता आता है या नहीं, बट हाँ ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लो, बहुत अच्छा इसमें हमारे पास मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू।